ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे मध्य आप स्टेज पर देख रहे हैं डॉक्टर भूषण दीवान भाई, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी। प्यारे बाबा के घर में वैसे तो अनेक महारथी आते हैं जो समाज के अनेक क्षेत्रों में अपने अपना योगदान देते हैं। भाई साहब का बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, लेकिन मैं शार्ट में एक दो बातें बता देना चाहता हूं आप सबको। आपने सुना होगा ना, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी, युद्ध हुआ था। उस समय बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ था। उस युद्ध में आपने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया था। आप 3 विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। इसके अलावा आप टीसीएस के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं। अनेक टीवी चैनलों में आपके प्रोग्राम आते हैं। आप अनेक विषयों पर अपने विचार रखते हैं, भारत का पक्ष रखते हैं और प्यारे बाबा के घर में समय प्रति समय आते हैं। ऐसे ही अच्छे प्रखर वक्ता हैं, विचारक हैं और भारत के सेवा में आप अपनी अभी तक भी योगदान दे रहे हैं। सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में आपकी भूमिका हम देखते हैं कई बार। भाई साहब, मैं आपसे पहली बात जानना चाहता हूं कि आपका बचपन जो है वो कहाँ बीता, किस तरह के परिवेश में आप रहे, आपकी बचपन की कुछ बातें हमारे भाई बहनों को बताइए। कहाँ जन्म हुआ, कितने भाई बहन थे, माँ बाप क्या करते थे, आपके बाल्यकाल के कुछ संस्कार, कुछ यादें जो हो। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने मेरा परिचय बताया ये सब एक तरफ है। जी, मैं अपने आप को विद्यार्थी ही समझता हूं। जी, जी। तो विद्यार्थी होने से क्या होता है, जब तक आप विद्यार्थी रहेंगे तब तक आप जीवित रहेंगे। जी, जीवित फिजिकली, मेंटली, आत्मा से जीवित रहेंगे। और ये आप देखिए, कई बार लोग सोचते हैं उम्र हो गई बस खत्म हो गया। हाँ, हाँ। तो वो मैं तो और ये मुझे मौका दिया गया सीखने का आपसे मिलके, क्योंकि आप तो समर्पित हैं पूरी तरह। आपका सवाल जो बचपन कैसे रहा, दिल्ली के पास हरियाणा में एक शहर है सोनीपत, कई लोग जानते होंगे। जी, बचपन मेरा वहां बीता। पैदाइश मेरी कालका में हुई है, शिमला के पास। अच्छा। और मेरे माता पिता वेस्ट पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर यहाँ आए थे 1947 में। जी। आजकल तो आदमी भी डरता है अपनी आयु बताने के लिए। हाँ। तो मैं 51 में बॉर्न हूँ, 1951 में। जी। शायद कहीं किसी को लगता 1851, ऐसा नहीं है, 1951 ही है। तो मैं कलका में रहे। मेरे पिताजी रेलवे में थे और मेरे दादाजी थे वो मिलिट्री में डॉक्टर थे, मिलिट्री के डॉक्टर, बट अंग्रेजों के टाइम। जी। फिर हम आके कुछ दिनों बाद, पैदाइश के बाद कालका में सोनीपत में रहते थे। और मैं 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक सोनीपत में पढ़ा, म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा। जी। उसके बाद में सैनिक स्कूल रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश में, शायद कई लोग जानते होंगे, हाँ, छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप भी जानते हैं, देवेंद्र जी भी जानते हैं। वहां पढ़ा 1962 से 68। ओके। तो जो बचपन की मेरी यादें हैं कि सोनीपत में जब मैं था तो मैं संघ में जाया करता था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी। और तब मुझे याद है, उन दिनों मैं आपको बता रहा हूँ 67 की बात, 61, 61 की बात, सैनिक स्कूल रीवा जाने के पहले। तो हमारे पड़ोस में ब्रह्म कुमारी आश्रम था। अच्छा। एक बहन ने रखा हुआ था अपने घर में ही। तो बड़ा विचित्र लगता था भाई, कैसे ये एक नया सिस्टम है और हर कोई आ सकता है और कोई बंधन नहीं है। तो ये मेरे को बड़े अच्छे उन दिनों के विचार हैं और दृश्य मेरे सामने हैं। फिर सैनिक स्कूल रीवा जाने के बाद तो वो सैनिक स्कूल रीवा क्या है, वो एनडीए खड़गवासला आपने सुना होगा, पूना में। वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आदमी ऑफिसर बन जाता है, आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में। मैं तो नेवी में जाके बना, पर रीवा में तो जाके फिर बोर्डिंग स्कूल है, वहीं रहते थे।
जैसे आप लोग बोर्डिंग में हैं। तो इस तरह से आपकी अपनी जर्नी रही। भाई साहब, मेरा प्रश्न एक और है कि आप इस तरह से अपने पढ़ाई लिखाई करते रहे, फिर आपको ये फौज में जाने का विचार कैसे आया कि मुझे ये ज्वाइन करना, इस क्षेत्र में जाना है? तो ऐसा है रोहित भाई, एक्चुअली क्या है, जो आदमी सैनिक स्कूल जाता है जी, वो तो एक मशीन है। हाँ, असेंबली लाइन होती है ना, जो कार बनती है पार्ट बाय पार्ट। तो सैनिक स्कूल से सभी लोग गवर्नमेंट ने बनाए हैं फ्री बोर्डिंग स्कूल, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। मेरे फादर रेलवे में बताया मैंने। तो वो वहां से एनडीए की तैयारी के लिए भेजते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी, जैसे आपके यहाँ कोई आता है फुल टाइम तो 3 साल की ट्रेनिंग होती है जी, ऐसे ही वो एनडीए। और ऐसे उन दिनों कुछ 20-25 हर स्टेट प्रांत में एक स्कूल था। करनाल में भी था सोनीपत के पास, पर वहां नहीं गए, नया स्कूल खुल रहा था। अब मेरे जो बैचमेट हैं अभी वो गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। अच्छा, दूसरे मेरे बैचमेट हैं, बैचमेट नहीं काफी जूनियर दूसरे, वो अभी नौसेना के चीफ बनने वाले 1 मई से 10-12 दिन के बाद। अच्छा, और दूसरे हैं वो आर्मी के चीफ बनने वाले 1 महीने के बाद। तो मतलब रीवा में गए, बोर्डिंग स्कूल में गए, तो डिसिप्लिन तरीके से। तो एक्चुअली देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, जब सैनिक स्कूल गए उसके बाद अगर हम एनडीए की हमें तैयारी कराई गई एनडीए एडमिशन के लिए, जो फिजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और एकेडमिक टेस्ट होता ही है। तो वो टेस्ट करके पूरा पास करते हैं तभी आपको लेते हैं। तो वो सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, इस टाइप से होता है उस बचपन में। जी, तो वहां फेल हो जाते तो हम ना जाते एनडीए में, हाँ, और नहीं तो हम एनडीए गए। उसके बाद तो फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहां भी ऑफिसर बन जाए आप। जी। और आगे चल कर के आपने, जैसे आपने परिचय में बताया हुआ है कि आप 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, युद्ध हुआ, उसमें आपकी भूमिका थी। मैं यहाँ पर तो वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ऑडियो जरूर रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, आपने वहाँ गोली वोली चलाई है किसी को? ऐसा है, आर्मी और नेवी जी, में फर्क है। अच्छा, जो हम पिक्चरों में देखते हैं, आर्मी में आयो गोरखाली और हाँ, खंजर भोंक दिया, हाँ, नेवी में ऐसा नहीं है। जी, नेवी तो ऐसा है जैसे आप समझे पूरा ज्ञान सरोवर, जी, या समझो पूरा हार्मनी हाउस हाँ, हाँ, एक चल रहा है। हार्मनी हाउस में क्या है, वह खाने का भी है और वह शस्त्र भी है। इस टाइप से शिप होती है, वॉरशिप। अब वॉरशिप का क्या फर्क है, आर्मी में जो पलटन है वो तो बॉर्डर पे चलती रहती है ना। चीन बॉर्डर पे चली गई तो चीन से लड़ाई की, वहां से भी सामने 100 फौजी आ रहे हैं, 100 दुश्मन आ रहे हैं। पर शिप का ऐसा नहीं है, शिप के सामने शिप ही लड़ती है। पर आप समझिए शिप का कितना महत्व है। आप समझते अंग्रेज शिप से अगर आए इंडिया, और आए अंग्रेज इंडिया से तो आए, उन्होंने शिप, एयरक्राफ्ट तो बहुत कम थे, 200 साल जब पहले आए शिप से आए। वो वॉरशिप नहीं थी, मर्चेंट शिप थी। वॉरशिप माना जंगी जहाज नहीं थे, वो मतलब समुद्री जहाज थे, मालवाहक जहाज थे, उनमें आए। पैसेंजर जहाज भी होते हैं, आपने टाइटैनिक पिक्चर शायद किसी ने देखी हो, में क्रूज में जाते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये समझने की बात है कि नौसेना की लड़ाई में हमारी शिप के ऊपर अटैक एयरक्राफ्ट का आ सकता है, तो हमने एयरक्राफ्ट से भी लड़ना है। जी, फेस टू फेस कम्बैट नहीं होती, कुश्ती वाली बात नहीं होती। जी, जी, जी। और सबमरीन से भी अटैक हो सकता है। सबमरीन माना क्या, जो पनडुब्बी माना क्या है, पानी के नीचे चलती, छुपी हुई है, मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ। तो और शिप, दूसरी शिप ने हमें देखा रेडार से, उसने भी मिसाइल दागी। उन दिनों मिसाइल नहीं थी, कृष्णा के टाइम मिसाइल बहुत कम थी, पर मिसाइल से हमने कराची बहुत अटैक किया। गन्स होती थी, 4 इंच की गन्स। अगर गन्स आप देखें तो इस दीवार से लेके उस दीवार तक इतनी बड़ी बंदूक बड़े, और वो 30 किलोमीटर बूम मारती थी। तो मतलब ये है कि नेवी की हमने कई, तो मैं जो था तो वहां पे हमारा ये काम होता है। शिप्स का क्या काम है, शिप्स का ये काम है कि मतलब जो हमारे पानी के आसपास कोई दुश्मन की जहाज ना आ पाए, उसे कहते हैं जो समुद्र का इस्तेमाल हम करें, दुश्मन ना कर पाए, उसको रोकना है। हमने क्या किया, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब इस 71 की लड़ाई हुई तो उस टाइम आपको मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी की सेना आ गई, हवाई जहाज से भी आई होगी और ज्यादातर तो समुद्री जहाज से आई, और वो 1 साल से काबिज थे वहां पे। और हमने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, वहां पे मुक्ति बाहिनी खड़ी की। मुक्ति बाहिनी क्या फौज थी, बांग्लादेशियों की थी और कुछ भारतीय सैनिक भी थे। ये चीज लिखी नहीं जाती, कोई बताता नहीं कि हमारे सैनिक उनकी वर्दी में घूम रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश तो उन दिनों था ही नहीं, तो पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। तो उनको खड़ा किया ताकि लड़ पाए आप, किनसे, पाकिस्तान से। और क्यों लड़ पाए,
इसका बैकग्राउंड शायद आपको पता हो, पॉलिटिकल बात है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जब इलेक्शन हुए, डेमोक्रेसी के इलेक्शन होते हैं, तो वो इलेक्शन में वहां के जो वहां के मुखिया थे पूर्वी पाकिस्तान में, वो जीत गए और उनको जीत गए तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हाँ, पूर्वी पाकिस्तान उधर है और ये पश्चिमी पाकिस्तान इधर है, शांतिवन नीचे है और ज्ञान सरोवर इधर है, पर अगर इलेक्शन तो एक ही संस्था का है, एक ही देश का है, उनको बनाया नहीं पाकिस्तान ने। अरे ये बंगाली क्या है, ये थोड़ी प्रधानमंत्री बनेगा, हम पंजाबी हैं, पंजाबी बनेगा। समझ रहे हैं आप? हर जगह ऐसा होता है। अभी एमपी छत्तीसगढ़ क्यों बना, झारखंड बिहार क्यों बना कि आप हमारा सब माल खनन तो ले रहे हैं और हमको साइड में रख रहे हैं, तभी छत्तीसगढ़ बन गया। तो फिर क्या हुआ, तो जब लड़ाई हुई तो तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान पे अटैक इंडिया ने किया और 13 दिन लड़ाई चली। आर्मी ने भी किया, नेवी ने भी किया और एयरफोर्स ने भी किया। तो मैं आपको बहुत बता रहा था क्या हुआ, मैंने खुद का देखा हुआ है सामने। दो चीजें स्पेशल बता रहा हूं आपको। तो हमने देखा कि वो देखिए, दुश्मन जब काम करता है तो ऐसा नहीं कि मैं मर्द मराठा है सामने खुल के नहीं करता है, छुपे में करता है। तो एक मर्चेंट शिप जा रही थी वेस्ट पूर्वी पश्चिम तट से बांग्लादेश की तरफ, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ। वो क्या कर रही थी, वो साफ नजर आ रहा था कि उसकी मूवमेंट संदेह नहीं थी। तो उसके अंदर क्या था, शस्त्र रथ लेके जा रही थी पाकिस्तानी फौजियों को देने के लिए। तो हमने चैलेंज किया, गोली मारी, वार्निंग दिया, वार्निंग शॉट जैसे पुलिस करती ना, पैर पे गोली मार दी और वो रुक गई शिप। और फिर हमने उनके पूछा कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो वहां पता लग गया। तो हमने रशियन फ्लैग था, फ्लैग तो कोई भी चढ़ा लो आप, जैसे आप कई चीज खरीदते हैं मेड इन यूएसए, कोई भी बना देता है, वो फ्लैग चढ़ा दी। ये तो हमने उस शिप को रोका। तो पेट्रोलिंग ड्यूटी वॉर के टाइम, उस युद्ध के टाइम पेट्रोलिंग ड्यूटी का काम क्या है, कई शिप पेट्रोलिंग कर रही थी कि जो एनिमी है वो रसद है, अस्त्र शस्त्र है, ये वहां पहुंचा ना पाए। और हवाई जहाज पहुंचा नहीं सकते, क्यों, ये तो बंदिश हो जाती है कि आप हवाई जहाज का स्पेस जो मेरा है, ये भारत का है, इसके ऊपर दुश्मन नहीं आ सकता है। ये एक उदाहरण है। तो पेट्रोलिंग का ये काम होता है। और दूसरा बड़ा भारी एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया मिसाइल्स बहुत कम थी हमारे पास। भारत गरीब देश था और है भी कंपेयर टू बनस्बत दूसरे देशों के। तो हमने उन दिनों रूस से मिसाइल बोट्स ली थी। ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ी दिलचस्प बात है कि इंदिरा गांधी ने 1.5 साल पूरी तैयारी की ये लड़ाई लड़ने के लिए। तो लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। आपको मालूम नहीं, पाकिस्तान को शय देने वाला अमेरिका था। क्यों, इंडिया जो है, भारत जो है, वो कम्युनिस्ट की तरफ जा रहा था। तो अमेरिका दबाना चाहता था। कैसे दबाएंगे, पड़ोसी को पकड़ लो, उसको बोलो तुम हमारे चौकीदार बनो हमें, तो उनको कर रहा था। तो निक्सन ने कहा था इंदिरा गांधी को, तुम्हारी हिम्मत पाकिस्तान की, हमें पता है तुम कर रहे हो पाकिस्तान को तोड़ने का काम, ये तुमने किया, फिर देख लेना हम तुमको स्टोन एज में भेज देंगे, मतलब सब तबाह नष्ट कर देंगे। और उन्होंने एंटरप्राइज, यूएसएस एंटरप्राइज, अमेरिकन शिप, वॉरशिप एंटरप्राइज वहां खड़ी कर दी थी 71 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में। और वो हमको रोकना चाह रहे थे, हमको पता था, इंदिरा गांधी को पता था। तो उसके पहले ही इंदिरा गांधी ने, उसके 1 साल पहले 70 में इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक संधि कर ली। क्यों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर अमेरिका हमारा दुश्मन बन रहा है, उसका दुश्मन कौन है, दुश्मन रूस, उसके साथ दोस्ती कर ली। और नो वॉर पैक्ट, नो वॉर पैक्ट माना आप हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम आप पे नहीं करेंगे, और हम पे कोई करेगा तो आप सपोर्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो हमारे पास गारंटी आ गई, रूस से बचाएगा हमें। और रूस ने आया वहां पे, रूस ने बचाया हमें। जब अमेरिकन एंटरप्राइज आ गई, अगर रूस का हमें कवर नहीं होता तो ये अमेरिकन एंटरप्राइज जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ऐसा पोत, युद्ध पोत जिसमें 20, 30, 40 हवाई जहाज होते हैं। तो वो, तो कहने का मतलब ये है। तो हमने क्या किया, मिसाइल बोट्स भी दी हुई थी रूस ने हमको, और मिसाइल बोट जो दी थी, मिसाइल बोट से हमने कराची के ऊपर अटैक किया 3 दिसंबर 1971 की रात को, रात के 2 बजे। और मिसाइल बोट से क्या अटैक किया, खास हमारी शिप का क्या रोल था। ये जो मिसाइल बोट्स होती हैं, क्या होता है, वो बहुत ताकतवर है। मतलब आप समझो, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, इससे 20% और ले लो, तो इसके अंदर इतनी बड़ी जहाज है और 4 मिसाइल्स हैं और 100 किलोमीटर तक मिसाइल दागती है। अब मिसाइल दागनी है तो हर शस्त्र में दूर खड़े होकर करना चाहिए ना, पास ही पहुंच जाओगे तो आप मारे जाओगे।
तो दूर से करने के लिए मिसाइल का ये पावर है उसका, 4 मिसाइल बोट्स, 4 मिसाइल उस बोट में। तो वो मिसाइल बोट का प्रॉब्लम एक है, कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कुछ उसका टरबाइन, गैस टरबाइन इंजन जो होता है, वो इंजन की लाइफ कुछ 700 घंटे, 7,000 घंटे बहुत कम होती है। तो हम तो गरीब देश हैं, तो हम तो लेके उसको बॉम्बे से मिसाइल बोट को सेल तो कर सकती है, वो जा तो सकती है ना, जहाज तो जा सकता है। मुंबई में रहती है तो मुंबई से कराची भेजना अटैक के लिए तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। वो 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, फिर हमारे पास नहीं होगी। तो हमारी कृष्णा ने क्या किया, INS कृष्णा जो मेरा जहाज है, उस जहाज को टो करके ले गए। जैसे गाय बछड़े को बांध के ले जाती है ना, जब एक्सीडेंट हो जाता है कार का तो आते ना टो करके ले आते हैं, और टो करके ओखा तक ले गए और ओखा में छोड़ दिया। फिर वो अपने उस पर चल के, और जब छोटा होता है जहाज तो दुश्मन का रेडार उसको देख नहीं सकता है, छोटा है। जैसे रामायण में आता है ना कि हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप करी, और उससे क्या हुआ, वो भौचक्के हो गए कि मिसाइल अटैक हो गया है। तो खड़े खड़े कई जहाज उनके युद्धपोत कराची के अंदर खड़े खड़े नष्ट हो गए। रात को कराची में तो दिवाली हो गई, और उनका पेट्रोल पंप पे, आपको पता है समुद्री पोर्ट पे आप जाएं तो बाजू में पेट्रोल पंप के बड़े बड़े डंप होते हैं, वहीं पे होते, तो वो उनको तबाह कर दिया। तो ये तीन इसलिए पश्चिम में उनको दबा किया, साइकोलॉजिकली भी, और नुकसान पहुंचाया। और पूर्व में तो पूरा दबा दिया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो ये हमारा। माताओं को समझ में आ रहा है कि जोश में आ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है। हाँ। तो इस तरह से आप युद्ध के मैदान में, जैसे लग रहा है ना भाई साहब के आवाज से कि हम लोग भी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। भाई साहब, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये तो चलो लौकिक बातें हो गई, आपने बताया कि 67 में शायद आप रीवा में ब्रह्मा कुमारी को देखा था। उसके बाद आप किस तरह की, कभी संपर्क में रहे कि इससे डिस्कनेक्ट रहे या जुड़े रहे, आते जाते रहे? नहीं, मैं तो जुड़ा नहीं रहा। हाँ। बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद तो आप तो फिर बन जाते हैं ना जी। जैसे आपको चांस नहीं है बाहर जाके पिक्चर देखने का, बुरा ना माने, तो हम भी फंस गए। मतलब वो तो बाहर होता नहीं है। हाँ, हर 6 महीने बाद 1 महीना 1.5 महीना छुट्टी पे आना, बस उस टाइम तो शायद किया होगा, मुझे याद नहीं है। और तो ये आपका उस समय का बीत गया, फिर आप कब कांटेक्ट में आए अपने बाबा के घर की? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो फिर जब मैं नेवी में, फिर अफसर वॉर के बाद मैंने 25 साल मैंने नेवी में सेवा दी है जी, और 1996 में मैं नेवी छोड़ी है। ओके। तो अभी तो फिर जब नेवी में अफसर बन गए, फिर तो बोर्डिंग, फिर तो आप कहीं जा सकते हैं, फ्री हैं, अब तो अफसर हैं अभी आप। जी। तो उसमें हमने उस टाइम भी मेरा ख्याल है मैं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में आया नहीं हूँ। हाँ। पर वो जब नेवी छोड़ने के बाद, और नेवी क्यों छोड़ी, मेरी अर्धांगिनी बैठी हैं, ये डॉक्टर रंजना देवा, डॉक्टर हैं आंखों की, तो मैंने क्यों जल्दी आप छोड़ी। कभी ताली बजा के स्वागत करते हैं, एक बार खड़े होकर के। ये हमारे सब सेवाधारी भाई साहब, सेवाधारी माताएं भारत के अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, और यहाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक सेवा देते हैं अपने अपने, बदलते रहते हैं लोग। बाकी यहाँ समर्पित जैसे भाई लोग अलग रहते हैं। तो ये जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली से इन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी की है जी। और बनारस से, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बनारस के भी होंगे लोग। हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने वहां से MBBS किया है जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बनारस के आप? जी। तो फिर वो हमारी शादी 1979 में हुई शादी। 79 जी। 89 तो 89 हो गया। हाँ जी, 79। हाँ, तो 79। फिर उसके बाद हमने कहा भाई, फिर हमने 96 में जल्दी छोड़ी नेवी जी। हम DRDO में भी काम किया मैंने, और फौज ने हमें समुद्री MTech किया मैंने IIT दिल्ली से। वो आपको शायद इतना पढ़ा लिखा लगता नहीं होगा मैं, पर मैंने IIT दिल्ली से MTech में फौज ने भेजा, तो हमने जल्दी छोड़ा। तो 96 में जब छोड़ा, आपका सवाल, तो मैं दोबारा कब कॉन्ट्रैक्ट में आया, तो वो फौज छोड़ने के बाद मैं TCS में वाइस प्रेसिडेंट बना। तो मैं काफी घूमा, बहुत जगह घूमा। स्वर्गीय सुदर्शन जी जो RSS के मुखिया हैं उन दिनों, जैसे भागवत जी हैं, उनको मिला, कईयों को मिला, तो बहुत मेरा फिर संपर्क आया। तो मैंने देखा तब तक आपका मतलब दिल्ली में आश्रम और बहुत काफी फैल चुका था। तो मुझे पता लगा दादी प्रकाश मणि 1980 से आपने बहुत जोर पकड़ा, 1985 के आसपास। तो तब तो बहुत प्रचार हो गया, पता लग गया। तो उस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा आया हूं, और मैं कई ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया हूं, दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी। तो इस तरह से आप सेवा केंद्रों से जुड़े रहे। अगला प्रश्न एक और जानने की जिज्ञासा है भाई साहब
कि आप मधुबन पहली बार कब आए, माउंट आबू पहली बार कब आए? हाँ, बड़ी अच्छी बात है जी। हम एक लौकिक काम के लिए आए थे। हाँ। हमारी शादी मैंने बोला आपको 79 में हुई, तो हनीमून होता है, तो हनीमून तो हम गए थे नैनीताल में। अच्छा। उसके 2-3 साल बाद जी हम आए थे माउंट आबू में, ये मिलिट्री बेस है ना। हाँ, हम यहीं रहे थे जी। और अम्बा जी के मंदिर भी गए थे। अच्छा। और सनसेट पॉइंट भी गए थे। और बड़ा अजीब वाकया हुआ कि सनसेट पॉइंट में लोग, आप लोग गए सनसेट पॉइंट? बहुत कम लोग गए। हम लोग ज्यादातर जो नक्की लेक के पास बाबा पहाड़ी है, वहीं से ही सनसेट देख लेते हैं। तो जो दुनिया वाले जाते हैं वहाँ लोग कम जाते हैं। करेक्ट। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ हमने देखा, तो वहाँ पे दूर है यहाँ से, आप सनसेट पॉइंट। हाँ, बहुत दूर है। हाँ, तो वो मेरी, तो वहाँ हमने देखा कि वो जो पहाड़ी पे कहीं बीके लिखा हुआ था जी। बीके दीवान भी लिखा था, खाली बीके लिखा। तो मेरी वाइफ ने कहा भाई तुम यहाँ भी आए हो, अपने गुड़ खिला गए हो, बीके यहाँ लिखा हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सनसेट पॉइंट पहाड़ी पे जी। तो वो मैं तब आया था पहले, मेरा ख्याल है वो 79 to 88 था शायद, 88। यू वर बैक फ्रॉम सऊदी विद इन 88 में आया जी। तो उस टाइम मैं मधुबन में आया था। ओके। मेरी बेटी ज्ञान सरोवर नहीं बना था। हाँ, मेरी बेटी भी ज्ञान नहीं बना था। मेरी बेटी जो है अभी जर्मनी में जो है अभी, तो बेटी भी मेरे गोद में थी। ये भी ख्याल आता, जब भी बात करते हैं बेटी से, माउंट आबू गए, वो कहती आप गए थे, दर्शन कर रहे थे, ये आपका ओम सनसेट जी। तो वो कोई 2 कपल आए हुए थे, उनकी बच्ची सो रही थी, वो मेरे गोद में आ गई। तो मेरी बेटी कल परसों भी कह रही थी जर्मनी से कि मुझे याद है माउंट आबू गए थे, तो मुझे इतना ईर्ष्या हुई कि पापा ने उस बच्ची को उठा लिया है, अब मुझे नहीं उठाया है। अच्छा। तो यहाँ हम 88 में आए थे। जी 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 जी। तो ये आप मधुबन उस समय आए, पांडव भनी बना था। उसके बाद कितने बार आ गए मधुबन? और आप मधुबन तो उसके बाद, मधुबन में ज्यादा नहीं आया उसके बाद जी। उसके बाद ये अभी मेरा 4था साल है, 5वां साल है ये ज्ञान सरोवर में मैं ये जुड़ गया। मुझे जब मैं वाइस चांसलर था, कुलपति था, तो मुझे पता लगा एजुकेटर। हाँ, 2012 में मैं सतना में जब था, अच्छा। तो भोपाल में डायरेक्टर था, बहुत जगह मैंने काम किया। तो मेरे को एक बहन आई सतना से मिलने, और उसके भोपाल में, उसके पहले भोपाल में था। भोपाल में तो आपका बहुत बड़ा आश्रम है बहुत। तो उस टाइम मिलने आई, तो उन्होंने कहा आप प्रतिकुलपति हैं, तो आप एक काम ये देखिए, ये हमारा रहता है, आप उन दिनों में अप्रैल था शायद, अप्रैल में एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस में आप आइए। तो ये मैं बता रहा हूँ 2012 की बात, जब प्रतिकुलपति था, मतलब 60 साल की उम्र। जी जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया, पर उस टाइम मैं आ नहीं पाया। पर उनका पूरा हमने कोर्स मटेरियल दिया। उनका इच्छा थी कि हम, दादी का इच्छा थी कि हम हमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर ये कोर्स शुरू करें। उन दिनों हम कोर्स करते थे गीता के ऊपर जी, हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये हमने लिया। फिर हमें उस टाइम मैंने पढ़ा वेबसाइट पे, नागार्जुना में, गोदरेज में, कंपनी में बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने, ब्रह्म कुमारी में। के राजू जी थे, के राजू, यस यस। तो काफी उसमें जुड़े हम। ये 2012 की बता रहा, पर 12 के तो पहले टीसीएस में रहा मैं जी। और अदानी पोर्ट है ना मुंद्रा में, जी जी जी, वहां भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। हैदराबाद में रहा। बीच बीच में टाइम टू टाइम जाते रहे हम जी। अब अगला एक और प्रश्न है भाई साहब कि आप सेना में रहे हैं, वहाँ का अपना अनुशासन होता है, वहाँ का अपना नियम होता है। हमारे यहाँ भी हम लोग बाबा के शब्दों में, ज्ञान के शब्दों में, हम सब रूहानी आर्मी हैं। करेक्ट। ये सब जो हमारे माताएं भी, ये सब फौजी हैं। बिल्कुल। आपको भले ड्रेस में आपके जैसे नहीं दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन ये सब फौजी हैं। ये लोग भी बहुत नियम में रहते हैं। आपको वहाँ उस दुनिया का अनुशासन, उस दुनिया का नियम और यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम, कितना अंतर लगता है और कहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा पूछा आपने। ये तो मेरा तो जब 2-3 साल पहले मैं आया था, वीडियो बाइट मेरा लिया जी, तो मैंने यही कहा। क्या मैंने कहा कि भाई देखिए, हर कुलपति को और हर कंपनी के सीईओ को जी, हर जनरल मैनेजर को जी, जी, यहां आना चाहिए जी। मैं बोलता हूं, हम प्रबंधन की बातें करते हैं, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़ी बड़ी जगह चला रहे हैं। वहां जो कर्मचारी हैं टेंशन में होते हैं जी, और ऐसा ऊर्जा नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगता है कुछ युद्ध लड़ा जा रहा है। यहां तो शांति में पता नहीं लगता है, जैसे भगवान चला रहा है सब कुछ जी जी, खाने का, यहाँ सफाई एकदम चल रहा है, और किसी के मन पर टेंशन नहीं है। वो कितने लोग रह रहे हैं, कमाल है। तो ये तो प्रबंधन भगवान करा रहा है आपसे। और क्यों करा रहा है? अभी आप आए हैं, अब ये
दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं, जी। ये इसी की वजह से। और मैं आपको थोड़ा और बता दूं, जो आपने पूछा कब कब आए, मैं एक्चुअली आदरणीय स्वर्गीय जानकी दादी को 1995 में मिला ग्लोबल हाउस लंदन में। अच्छा। मेरी छोटी बेटी 6 साल की थी। जी। मैं उन दिनों प्रोफेसर था नरसिंह मोहन जी में, नेवी के बाद पहला जॉब मेरा वो था, टीचर्स बाद में था। तो मैं उनको मिला, तो मेरी बेटी को उन्होंने स्वेटर दिया सफेद वाला, वो आपका रहता नहीं, ये सिंबल लग रहा था। हाँ, और वो दिया। और मैं ग्लोबल हाउस में रात को रहे हम। अच्छा। और अगले दिन ऑक्सफोर्ड हाउस में जो नदी किनारे महल है, मैं कहता हूँ कमाल, स्वर्ग है वो तो। जी। तो और वो एक फ्रेंच प्रोफेसर बताते हैं वहां पे। उसके बाद हम 95 में मैं जब गया था स्कॉटलैंड यूके फैकल्टी एक्सचेंज पे, मतलब आ जाते हैं ना टीचर एक विश्वविद्यालय से विदेश में दूसरी जगह, 2 हफ्ते के लिए गए थे हम। और 2000 में फिर गए, फिर मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी गई, तो तब हम रहे थे न्यू कैसल में। अच्छा। वो न्यू कैसल में रहे थे हम, राइट। और तो इस हिसाब से काफी मैं टच में रहा हूं। पर जब मैं एजुकेशन लाइन में आया तो काफी बारी मेरे को यहाँ आके मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, ये जो हमारे सेवाधारी माताएं बहनें हैं, ये सब 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं सुबह, और उठने के बाद फ्रेश होकर के योग करके फिर पूरा दिन सेवा में रहते हैं। और अभी आपके विचार सुनने के लिए बैठे हैं, अभी खाना खाने भी जाना होगा। लास्ट में 2 प्रश्न और है मेरे पास भाई साहब। एक तो ये कि हमारा जो ये ज्ञान का सिद्धांत, अगर आपने थोड़ा बहुत समझा होगा यहाँ के बारे में, तो हमारा ऐसा मान्यता है कि अब ये कलयुग बदल करके सतयुग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है। और हम सब जानते हैं भारत जो है अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होगा। क्योंकि आप दुनिया भर के टीवी चैनल्स में और ये दुनिया के जो वार्स है इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या भूमिका बढ़ रही है संसार में विनाश की ओर, हम किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं। एक तरफ तो दुनिया बहुत अच्छी दिख रही है, अपन सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर अंदर जो एक आग लग रही है, भूमिका बन रही है। थोड़ा सरल शब्दों में हमारी भाई बहनों को बताइए कि ये दुनिया किधर जा रही है, और ये जो बाबा कहता है कलयुग बदल करके सतयुग आने वाला है, उसकी भूमिका, उसकी तैयारी हो रही कि नहीं हो रही। रोहित भाई जी, मैं पुराना जवाब देना चाहता हूँ कि पांडव भवन में आप तो सभी गए होंगे। हाँ, जाते तो जैसे जाते हैं गेट के पास आपने देखा नीला बोर्ड लगा हुआ है जी। पता नहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मैं तो विद्यार्थी हूँ अपने आप को, मैं कल ही गया था, मैंने फोटो निकाली है उस बोर्ड की। उसमें 10 पॉइंट हैं जी। और पॉइंट नंबर 7 क्या है, इस विश्वविद्यालय के, मतलब ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक अहिंसक रूहानी सेना है जी, जो आप पहले कह रहे थे। ये पढ़ना आपने मुझे क्षमा करें मैं बोल दूं, मुझे लगता है आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है उसको। सबका ध्यान बाबा कमरे में जाने का रहता है इसलिए। और यहाँ वो बाथरूम में देना को नीला, उसके लिखा है जो आध्यात्मिक नियम रूपी अनुशासन का पालन करते हुए विषय विकारों पर ईश्वरीय ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों एवं योग बल से विजय प्राप्त करते हैं जी। ये आप वाली पहली बात जी। अभी आपको बताऊं दुनिया में क्या माहौल बन रहा है। बात क्या है, शरीर भी है, दिमाग भी है, दिल भी है, और अध्यात्म का भी मादा हमारे अंदर होता है जी। और बुद्धि भी है। 5 चीजें होती हैं, शरीर भूत जो स्थूल, फिर दिमाग, फिर मन, और फिर बुद्धि इंटेलेक्ट, और अध्यात्म। सब कुछ हमारे अंदर है। जैसे कहते हैं शिव जी काला भी है सफेद भी है, विष ले लिया नीला भी है। तो क्या पर आज की दुनिया में ये हो गया है, कलयुग में, कलयुग का सिंबल कि जो दिखता है वही रियल है, जो दिखता है वही सच्चा है, बाकी है ही नहीं। ये दुनिया मान के चलती है। और लूटने खसोटने काम तो दुर्योधन ने भी किया। 5 गांव मांगे गए, दुर्योधन ने बोला 5 गांव, 5 एक सुई के बराबर नहीं दूंगा आपको, है करेक्ट, नहीं दूंगा। तो तब जाके महाभारत हुआ। वो महाभारत तो मतलब न्यूक्लियर युद्ध था, न्यूक्लियर माने एटॉमिक युद्ध था वो। तो अभी भी यही है। अभी अब 20 साल 30 साल पहले अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया, और यूएनओ जो है, यूएनओ माने यूनाइटेड नेशंस, जो जेनेवा में भी है न्यूयॉर्क में भी है, उनसे पारित करा लिया, पास करा लिया। यूएनओ क्या है, दुनिया की पंचायत। हमारे गांव में पंचायत होती है, उनसे ऑर्डर ले लिया, हाँ भाई ये तो इराक जो है इसके अंदर ये न्यूक्लियर बम तैयार कर रहे हैं, तो इनको दबाना चाहिए, नहीं तो ये फैल जाएगा मामला। और क्या करना था उन्होंने तो खाली पेट्रोल लेना था उनका। तो ये काम, अच्छा अंग्रेज यहां आए
हमारी गर्दन दबा के चले गए, हमारा लूट के चले गए। ब्रिटिश है, लंदन जो है, इंग्लैंड जो है, इतना अमीर कैसे है? हमको लूट के चले गए। जब वो आए थे उसके पहले इंडिया जो, भारत जो है, वो पूरी दुनिया का जो सकल उत्पाद जो है वो 30% इंडिया से था। वो सब वापस करेगा भाई साहब, बाबा ने बोला। हाँ, वापस करेगा। क्यों? जब इतनी आबादी होती है, इतने आदमियों के लिए रोटी कपड़ा मकान करना, मतलब कितना भारी उत्पाद हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। अब वो लेके चले गए, चोरी करके चले गए। तो सवाल क्या है, ये आदमी की खून में है क्या? धृति क्षमा दबोस्तेम शौच मिद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो धर्मम दशम लक्षणम। ये सनातन धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति का ही जी। और दमोस्तेम क्या है? जो मेरा खुद का कमाया और नहीं है, उसको मेरा कोई अधिकार नहीं है। पर ऐसा चल नहीं रहा है। हम चाहते हैं शॉर्टकट से आपका भी ले लूं, भाई का भी ले लूं, पड़ोसी का भी ले लूं। तो ये तो वृत्तियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? एक बात और भी है, जरूरतें बढ़ रही हैं। 100 साल पहले इस वसुंधरा पे 200 करोड़ आदमी थे, अभी 800 करोड़ आदमी है। तो मारामारी होगी ना रोटी के लिए। और उसके बाद क्या है, ये तो जरूरत की नहीं होगी, पर उससे जरूरत भी है और लालच भी बढ़ गई है। इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना कि सुबह तक मैं उठूं तो मेरे पास 4 गाड़ियां हो, बड़ा बंगला हो और ऐसे रहो, और काम नहीं करूं, पैसा ही आता रहे, आराम ये है। तो इससे क्या होगा? है यही है। इससे क्या होता है? टेंशन बढ़ जाता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये वृत्तियां, ये मनुष्य के अंदर, मैंने बोला शिव जी के अंदर, हर एक के अंदर काला भी, अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना शिव जी को, अर्धनारीश्वर। तो हमारे पास दोनों तत्व होते हैं। तो ये तत्व 100 साल 500 साल 800 साल से बढ़ते जा रहे हैं। ये कलयुग का क्यों खत्म हो रहा है? कहने का तात्पर्य यही भाई साहब कि सब कुछ अति हो रहा है, और अति के बाद अंत होगा। फिर हमारी दुनिया आएगी, स्वर्णिम दुनिया, जो सोने की दुनिया होगी, स्वर्णिम भारत होगी, वो जल्दी आने वाली है। आपके सुंदर सुंदर विचार वैसे और सुनने की इच्छा हो रही है, लेकिन समय की एक सीमा है भाई साहब। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आए, हमारे भाई बहन भी अपना समय निकाल करके बैठे। आप सबकी तरफ से भी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई साहब की तरफ से भी आपका धन्यवाद। कभी और समय निकाल करके आपके साथ बैठेंगे और आपके विचार से अवगत होंगे। अभी लास्ट हम सभी प्यारे बाबा को 2 मिनट याद करेंगे।